बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसकी जो लेक्चर सीरीज़ है, आज उसका लेक्चर नंबर 3 है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में भी जो टॉपिक हमारा था वो था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज भी हम जो है उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस थी उनमें से जो फिज़िकल केमिस्ट्री होती है उसको डिस्कस किया था। फिज़िकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी कंपोजिशन को स्टडी करते हैं और मैटर में होने वाले चेंजेस को भी स्टडी करते हैं। तो इसी तरह अब हमारे पास जो सेकंड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन जिसे हम बोलते हैं, उसकी जो स्टडी होती है उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो इसलिए जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी उसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे: द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। अब ये देख लेना, यहाँ पे ये जो बात आ गई है कोवलेंट कंपाउंड्स की, तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड को हम स्टडी करेंगे वो कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे। मीन टू से दैट के जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी नहीं किए जाते। जस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कोवलेंट कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, लेकिन जो आयनिक इसके कंट्रास्ट में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। इसको आगे स्टडी फर्दर डिटेल से देखते हैं। कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। पहली बात तो ये होगी कि हम लोगों ने जो कंपाउंड स्टडी करने हैं वो कोवलेंट होंगे। आगे कोवलेंट कंपाउंड्स में से भी वो कंपाउंड्स हमने स्टडी करने हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे, जिनको हम लोग हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव। इसका मतलब यह है कि जो हाइड्रोकार्बन होंगे, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव, तो ये जो इसकी स्टडी हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव की स्टडी होगी उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसको हम आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम वो कोवलेंट कंपाउंड जो है स्टडी करते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, और इसके साथ साथ जो उनके डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी जो स्टडी होगी उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है इसमें मेनली जो है कीवर्ड जो है वो 3 ही है। पहला जो है वो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कोवलेंट कंपाउंड। दूसरा जो है वो है हाइड्रोकार्बन। सिमिलरली जो तीसरा कीवर्ड है आप कह सकते हैं, जिसका कंसेप्ट स्टूडेंट को अगर पता चल जाएगा तो उनके लिए ये इसकी डेफिनेशन लर्न करना डिफिकल्ट नहीं होगा। तीसरा जो कीवर्ड है वो डेरिवेटिव्स है। तो पहले हम लोग जो स्टडी करेंगे वो कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में जो है ना आप लोगों को बताता हूँ, फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन और फिर जो हम डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे। कोवलेंट कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन में हमारे पास जो पहला कीवर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है कोवलेंट कंपाउंड। तो कोवलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो दो एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कि मतलब कि दो एटम जो है वो बॉन्ड बनाने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे होते हैं। जो उनके दरमियान पार्टनरशिप हो रही होती है, जो बॉन्डिंग में दोनों के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, वो 50-50% होता है। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन है वो दोनों एटम्स की तरफ से 50-50% होती है। इसके ऑपोजिट जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें ये होता है कि एक जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है और जो दूसरा होता है वो एक्सेप्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल होती है उसमें एक जो कॉमन एग्जांपल है वो है NaCl।
NaCl में जो क्लोरीन होती है उस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो सोडियम होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें होता यह है कि ये जो सोडियम होता है इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जो क्लोरीन होती है इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन में चेंज हो जाती है। तो इसमें ये जो NaCl होता है इसमें जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है और ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है ना वजूद में आता है। इसमें जो सोडियम होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है और जो क्लोराइड आयन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें जो बात होती है उसके टोटली अपोजिट होती है। इसमें बॉन्ड बनाने के लिए दोनों जो बॉन्ड होते हैं दोनों एटम जो होते हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो इसकी जो कॉमन कोवेलेंट कंपाउंड की जो कॉमन एग्जांपल होगी वो हमारे पास है CH4। हर जो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 120 एलिमेंट है। हर जो एलिमेंट है उसकी यही कोशिश होती है कि वो अपने जो वैलेंस शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करे, अपना ऑक्टेट जिसे बोलते हैं ऑक्टेट मुकम्मल करे, या फिर जो अपनी करीबी नोबल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर सके। जैसे ही क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो स्टेबल होती है। वैलेंस शेल को जो है ना जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं हर एटम की जो एलिमेंट की होती है कोशिश होती है कि वो अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 करे या जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कोवेलेंट कंपाउंड की जो हमारे पास कॉमन एग्जांपल है वो होती है CH4 मीथेन। हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट हैं हर एलिमेंट की यही कोशिश होती है कि वो चाहे किसी तरीके इलेक्ट्रॉन गेन करे या इलेक्ट्रॉन लूज करे करके वो अपने करीबी जो नोबल गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सके, या फिर अपने जो वैलेंस शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं अपना ऑक्टेट जो है वो पूरा कर सके। तो जिस तरह हमारे पास ये कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको जो करीबी नोबल गैस होती है वो नियॉन होती है और नियॉन के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 8 होते हैं। तो अब जो है कार्बन को 8 अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए मजीद 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये हाइड्रोजन के साथ जो है ना म्यूचुअल शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है और अपने जो वैलेंस शेल में 4 की बजाय जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरा करता है। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे जो होती है जो हाइड्रोजन होती है उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसको स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए जो करीबी नोबल गैस है हीलियम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए भी एक मजीद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये जो CH4 होता है इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है और वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा होता है। मिसाल के तौर पर आप ये देखें, ये इसमें ये जो डॉटेड के साथ शो कर रहा हूँ मैं ये इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन है और जो क्रॉसिंग के साथ शो कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन हैं। जी ये अब ये दोनों जो है ना ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों हाइड्रोजन के लिए भी काउंट होंगे और कार्बन के लिए भी काउंट होगी। अब ये हाइड्रोजन के जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, उसका डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह जो कार्बन है उसका भी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो कार्बन है इस तरह वो अपने करीबी जो नोबल गैस होती है नियॉन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेता है। और ये जो इसको हम इस तरह भी आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइनों के साथ, इस तरह CH4 ये जो लाइनें हैं ये लाइनें नहीं बल्कि ये इनके दरमियान बॉन्डिंग को
कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोवलेंट बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से वजूद में आता है। अब ये यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये बॉन्ड बनाने के लिए एक हाइड्रोजन ने भी अपना जो इलेक्ट्रॉन था वो डोनेट किया और कार्बन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। इसको हम सिंपली CH4 भी लिख सकते हैं। इसी तरह आगे एक और एग्जांपल जो है वो यहाँ पे कोट करूंगा, HCl किया है। HCl ये भी जो है कोवलेंट कंपाउंड होता है, ये भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसमें भी जो क्लोरीन होती है उसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7 होते हैं और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 होता है। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए मजीद एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और इसी तरह क्लोरीन को भी अपना जो ऑक्टेट है उसको कंप्लीट करने के लिए मजीद एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है ये एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। आगे जो हमारे पास दूसरा कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है हाइड्रोजन और कार्बन। जो हाइड्रोकार्बन होता है ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, हाइड्रोजन और कार्बन का। हाइड्रोजन और कार्बन तो हाइड्रोजन ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और इसको लिखने के लिए हम जो हाइड्रोजन होते हैं उसका ये हाइड्रो लेते हैं और कार्बन एज इट इज काउंट कर लिया जाता है और इसको हाइड्रो शॉर्ट फॉर्म में हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है। तो वो तमाम कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स। जिस तरह कोवलेंट कंपाउंड की एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था CH4, जो CH4 है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, तो उसको भी हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। आगे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका कंसेप्ट होना लाजमी है वो है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आप कह सकते हैं कि वो चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ से बनाई जाए। मिसाल के तौर पर डेली लाइफ है कि एग्जाम्पल है, हम लोग जो है ना दूध से मक्खन बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं और इसके अलावा दही भी हासिल करते हैं। ये जो इसमें जो दूध हो जाएगा वो हमारे पास जो है ना सोर्स हो जाएगा और आगे जो मक्खन है, लस्सी है और दही है ये इसके डेरिवेटिव हो जाएंगे। वो तमाम चीज़ें जो किसी दूसरी चीज़ से बनाई जाते हैं उनको हम जो है डेरिवेटिव बोलेंगे। जिस तरह जो दूध होता है उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो मक्खन, लस्सी और दही हो गए। इसी तरह जो हाइड्रोकार्बन होते हैं मिसाल के तौर पे जो CH4 है, CH4 अगर एक प्रोटॉन जो है CH4 में से अगर एक हाइड्रोजन हाइड्रोलिटिक क्लीवेज हो जाए और एक जो है ना हाइड्रोजन एटम जो है ना वो लूज हो जाए तो जो उसका जो आगे जो नया स्पीशी बनती है CH3 मिथाइल। तो ये जो मिथाइल होता है ये जो मिथाइल है ये इसका मीथेन का डेरिवेटिव है। इसी तरह इथाइल जो होता है वो इथेन का डेरिवेटिव होता है। इसी तरह आगे जो प्रोपाइल होता है वो प्रोपेन का डेरिवेटिव होता है। आगे इसके बाद हम जो है इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन स्कोप और एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात कि जिस साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा काम किया, बेपनाह खिदमत सर अंजाम दी, वो था फ्रेडरिक वूलर। और फ्रेडरिक वूलर को उसकी बेपनाह खिदमत की वजह से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर भी बोला जाता है। जिस तरह केमिस्ट्री का जो फादर है वो जाबर बिन खयान को माना जाता है, इसी तरह जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर है वो फ्रेडरिक वूलर को माना जाता है। तो अक्सर जो है ना एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है हु वाज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो लिख लें, नोट कर लें, फ्रेडरिक वूलर।
फ्रेडरिक वूलर जो था वो एक जर्मन साइंटिस्ट था। फ्रेडरिक वूलर, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब ये तो होगी, इसको दोबारा समराइज कर लेते हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम जो है ना वो कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड को स्टडी करते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं और उनके जिनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और उनके जो आगे डेरिवेटिव होते हैं उनकी स्टडी, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फादर है वो फ्रेडरिक वूलर को माना जाता है। अब हम ये जो डिस्कस करेंगे वो होंगी इसकी स्कोप और एप्लीकेशन। वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेपनाह एप्लीकेशंस हैं, उनमें से चंद एक जो है वो हम अभी जो स्टडी करेंगे। सबसे पहली और जो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन वो ये है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होती हैं वो नेचुरली और कंपाउंड और जो वो कंपाउंड जो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं उनका स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट वन जो हमारे पास होती है वो ये होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरली अकरिंग। वो तमाम कंपाउंड जो कुदरत के तौर पर पाए जाते हैं उनको हम नेचुरली अकरिंग बोलते हैं। एज वेल एज सिंथेसाइज्ड कंपाउंड। सिंथेसाइज्ड कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि लेबॉर्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं। जो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट होता है उसका काम ये होता है कि वो तमाम कंपाउंड जो नेचुरली अकरिंग हैं और जो लेबॉर्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं वो उसका स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री। जो पेट्रोलियम है ये कॉम्बिनेशन होता है टू वर्ड्स का। पहला जो होता है वो पेट्रो और जो दूसरा वर्ड है हमारे पास वो है ओलियम। पेट्रो का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। पेट्रोलियम रॉक ऑयल जिसे हम मादनी तेल भी बोलते हैं, हार्म तेल। जो ज़मीन से हमें तेल हासिल होता है उसे हम पेट्रोलियम बोलते हैं, और हार्म तेल भी बोल सकते हैं। जो पेट्रोलियम, ये जो हमारी मोटर बाइक्स में जो पेट्रोल हम यूज़ कर रहे होते हैं पेट्रोल, इसके अलावा जो डीजल इंजन में गाड़ियों में जो डीजल यूज़ होता है वो पेट्रोलियम नहीं होता, बल्कि वो जो पेट्रोलियम होता है वो जब उसकी रिफाइनिंग की जाती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन की जाती है, उसके बाद उसकी को डिफरेंट जो है फ्रैक्शन में जो है ना चेंज किया जाता है। तो फिर जो है ना वो उसकी जो आगे डिफरेंट फ्रैक्शन में उसको चेंज किया जाता है। फिर उसके जो डिफरेंट फ्रैक्शन होती हैं उनमें से जो एक जो होती है वो पेट्रोल होता है, एक डीजल ऑयल होता है, एक मोबिल ऑयल होता है, एक कैरोसिन ऑयल होता है, और इसके अलावा जो मिट्टी का तेल है, ये सारी जो है ये पेट्रोलियम की आगे डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं। इसी तरह आगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मिसाल के तौर पर अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमें जो डॉक्टर होता है वो हमें टैबलेट भी रिकमेंड करते हैं, सिरप भी रिकमेंड करते हैं, इसके अलावा इंजेक्शन भी लगते हैं और ड्रिपें भी लगते हैं। ये जो सारा कुछ ये जो ड्रिपें होगी, इंजेक्शन होंगे, टैबलेट्स होंगे और सिर्फ इनकी जो स्ट्रक्चर होता है, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारा कुछ जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर जो है स्टडी किया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिस तरह वर्ड होता है कंप्लीट और उसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है इनकम्प्लीट, इसी तरह जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका जो ऑपोजिट है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन को स्टडी करते हैं और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हम तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। तो इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं, जिस तरह फ्रेडरिक वूलर को जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर माना जाता है, इसी तरह जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फादर है वो
अल्फ्रेड वार्नर को माना जाता है, और इस अल्फ्रेड वार्नर को 1930 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था, फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अल्फ्रेड वार्नर। अल्फ्रेड वर्नर, और इसको अल्फ्रेड वर्नर को 1930 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। तो अब इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री की वो शाख दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, जिसमें हम मुताला करते हैं ऑल एलिमेंट, वो तमाम के तमाम एलिमेंट, जिस तरह अभी तक पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट जो हैं वो 120 जो है ना वो डिस्कवर हो चुके हैं, उन सब को स्टडी करते हैं, एंड देयर कंपाउंड्स, और उनके कंपाउंड जो एलिमेंट्स 120 एलिमेंट हैं उनको भी स्टडी करते हैं, और आगे उनसे जो फर्दर कंपाउंड बनते हैं उनको भी स्टडी करते हैं, एक्सेप्ट दैट ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम तमाम एलिमेंट्स और उनसे बनने वाले कंपाउंड्स को भी स्टडी करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट मास वाइज, बगैर उनके जो कि हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होते हैं और उनके जो डेरिवेटिव होते हैं। यहाँ पे ये जो वर्ड है एक्सेप्ट, अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो डेफिनेशन लिखते हुए इसको स्किप कर जाते हैं, या फिर इसको जो है ना वो इस तरह लिख देते हैं एक्सेप्ट, इस तरह ACCEP, जिसका मतलब होता है कबूल करना। तो ये रॉन्ग जो है ना वर्ड है, इसको गलत माना जाएगा। इसी तरह जो एग्जामिनर होते हैं वो जब अगर क्वेश्चन हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड, तो वो जो उनका जो मेन फोकस होता है वो इस वर्ड पे होता है, एक्सेप्ट पे, कि स्टूडेंट ने एक्सेप्ट लिखा है या नहीं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ब्रांच है जिसमें हम उन तमाम एलिमेंट्स को और उनसे बनने वाले कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, लेकिन उसमें जो होते हैं हाइड्रोकार्बन और उनके जो डेरिवेटिव होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी हमने उसके बारे में पढ़ चुका है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं। तो इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो एग्जांपल होंगी वो हमारे पास वो है जो रोजमर्रा लाइफ में हमारे पास एग्जांपल है NaCl। NaCl हो गया खाने का नमक, इसके अलावा NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, जो कॉमन हम रोजमर्रा जिंदगी में इसे मीठा सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा। तो जो आप कह सकते हैं कि जो ब्रांच है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स आते हैं मास वाइज हाइड्रोकार्बन के, तो फिर इसका जो आगे एप्लीकेशन होंगी, स्कोप होगा, वो भी सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें होगा। तो इसका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज एप्लीकेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसकी जो एप्लीकेशन है वो सारी जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर इसका स्कोप है, इसकी एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पहली इंडस्ट्री है वो है ग्लास इंडस्ट्री। ग्लास इंडस्ट्री जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं कि जो ग्लास है उसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह होती है, उसकी जो कंपोजिशन होती है वो किस तरह होती है। इसके अलावा जो आगे हमारे पास नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन होगी वो होगी सीमेंट इंडस्ट्री में। जिस तरह हमारी ये जो घरों की दीवारें हैं इनमें जो है सीमेंट यूज हुआ है, तो जो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें हम जो है लोग जो है सीमेंट की स्ट्रक्चर, उसकी जो कंपोजिशन है और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो आगे जो हमारे पास नेक्स्ट इंडस्ट्री है वो है सिरेमिक्स इंडस्ट्री। सिरेमिक्स
सिरेमिक्स आप लोग कह सकते हैं जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, जिस तरह पुराने ज़मानों में जो अर्दनवेयर होते थे, जिनको एक हाथ अर्दनवेयर या घड़ों को जो है ना वो मिट्टी में उनको मिट्टी एक खास किस्म की मिट्टी से पहले उनको शेप दी जाती है, फिर उनको जो है ना हाई टेम्परेचर पे उनको पकाया जाता है, उनको सॉलिड फॉर्म में शेप दी जाती है, डिज़ायर जो शेप होती है। तो इसके अलावा जो हमारे घरों में जो है अभी भी कप हैं, पिरची हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो सिरेमिक्स में, और इन चीज़ों को भी जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो मेटलर्जी में है। मेटलर्जी एक बेसिकली केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। ये वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम लोग मेटल को हीट करके उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं या उसकी जो शेप होती है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं और उसको डिज़ायर शेप और डिज़ायर प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये मेटलर्जी में ही हम जो है ना जो डिफरेंट ओर्स होती हैं उनमें से जो हमें रिक्वायर्ड मेटल होती है उसको हम लोग उससे सेपरेट करते हैं। सेपरेशन ऑफ अलॉयज मेटल होता है, जो आप कह सकते हैं कि जो मेटल्स हमें रॉ फॉर्म में मिलती हैं वो उसको जो हम बोलते हैं ओर। तो ओर से अगर हमें मिक्सचर मिला है लोहे का, तांबे का, सोने का और चांदी का, तो उसमें से अगर हमने सोने को अलग करना है तो वो जो सोना अलग करते हैं वो जो सारी स्टडी होती है वो मेटलर्जी के अंदर जो है ना उसको हम स्टडी करते हैं। आगे हम जो अभी आपको डिस्कस करेंगे वो ये है कि ये जो आज हमने दो ब्रांचेस पढ़ी हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनके रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। इनके रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो यही हैं, जिस तरह आप लोगों को पिछले सेकंड लेक्चर में भी बताया गया था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और ये भी पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर किसको माना जाता है। और इसी तरह जो है इन जो हमारे पास हैं ये जो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री हैं इनका स्कोप, इनकी एप्लीकेशन पूछी जा सकती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी इमान अल्लाह।